श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि जन्म समय की शुद्धि में चंद्र राशि, चंद्र नक्षत्र, चंद्र नवांश और उसके उपनक्षत्र का क्या महत्व होता है। जन्म समय की शुद्धि के बारे में पहले भी आपको काफ़ी बताया जा चुका है। आज एक अभिनव और नवीन सिद्धांत के आधार पर एक विचार करेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा से तालमेल बनाकर चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का नवांश और चंद्रमा का उपनक्षत्र, इसी प्रकार से जन्म लगन की राशि, जन्म लगन का नक्षत्र, जन्म लगन का नवांश और जन्म लगन का उपनक्षत्र, उनमें परस्पर संबंध होने पर ही किसी जन्म समय की शुद्धि का विचार किया जा सकता है। यदि कहीं भी थोड़ा अंतर आता है तो जन्म समय के शोधन की आवश्यकता होती है। और इनके बाद भी, इन चारों के मिल जाने के बाद भी हमें घटनाओं का निर्धारण, जो जीवन में घटनाएं हुई हैं उनके तात्कालिक चंद्रमा के समय उनका निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। कम से कम 3 या 4 घटनाओं का निर्धारण करके ही हम किसी जन्म समय की शुद्धि पर पहुंच सकते हैं। तो घटनाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तात्कालिक चंद्रमा के नक्षत्र, राशि, नवांश और उपनक्षत्र से कैसे विचार करते हैं? तात्कालिक विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का, उसको अगली कक्षा में बताएंगे। आगे किसी कक्षा में फिर विचार करेंगे। आज की कक्षा में इस बात पर विचार करेंगे कि लग्न की राशि, नक्षत्र, नवांश और उपनक्षत्र का संबंध चंद्रमा की राशि, चंद्रमा के नक्षत्र, नवांश और उपनक्षत्र से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि जन्म समय जितना शुद्ध और सटीक होता है, घटनाओं का निर्धारण और फलादेश भी उतना ही सटीक और सत्य होता है। इस बात का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी जन्म पत्री पर फलादेश करने से पहले यदि हम इस सिद्धांत को, जो सामान्य सिद्धांत आज बताने जा रहा हूं, हम इसका विचार कर लेंगे तो हमारे लिए वह फलादेश करने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो पहले विचार करते हैं उस सामान्य सिद्धांत को और उसके बाद एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ उसका विचार करते हैं। लग्न राशि का जो स्वामी होता है उसका संबंध जन्म पत्रिका में चंद्रमा की राशि के स्वामी से होना चाहिए। इसी प्रकार से लग्न के नक्षत्र स्वामी का संबंध चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी से होना चाहिए। इसी तरह से लग्न राशि का जो नवांशपति होता है, यानी जो नवांश की लग्न होती है, उसके स्वामी का चंद्रमा के नवांश के स्वामी से संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार इस संबंध को और आगे बढ़ाकर हम देख सकते हैं कि जो लग्न का उपनक्षत्र स्वामी होता है उसका संबंध चंद्रमा के उपनक्षत्र स्वामी से होना चाहिए। अब ये संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं, उनका विचार बहुत आवश्यक है। या तो दोनों ग्रह जिनका हम संबंध देख रहे हैं, जैसे लग्न की राशि का और चंद्रमा की राशि का स्वामी का संबंध हम देख रहे हैं, तो दोनों ही ग्रह एक ही राशि में हों तो संबंध बन जाता है। दोनों ग्रह समान हों, यानी वही ग्रह चंद्र राशि का स्वामी हो, वही ग्रह लग्न राशि का स्वामी हो, तो भी संबंध अच्छा बन जाता है। एक ग्रह दूसरे की राशि में हो, या एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में हो, या दूसरा ग्रह उसके नक्षत्र में हो, या एक ग्रह दूसरे के नवांश में हो, या दूसरा ग्रह उसके नवांश में हो, या वह एक दूसरे के उपनक्षत्र में विराजमान हो रहे हों, या दोनों में त्रिकोण संबंध हो, दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा हो, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा हो, नवांश राशि का परिवर्तन हो रहा हो, एक साथ बैठे हों, या ऐसी स्थिति भी यदि नहीं बनती है तो कोई तीसरा ग्रह ऐसा हो जो दोनों के बीच संबंध बना रहा हो। यानी कि एक ग्रह किसी के नक्षत्र में बैठता है और दूसरा ग्रह उसकी राशि में जा बैठता है, यानी कोई तीसरा ग्रह उनके बीच में अप्रत्यक्ष रूप से एक संबंध का माध्यम बना रहा हो। दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हो सकते हैं,
एक ही राशि में हो सकते हैं, एक ही नवांश में हो सकते हैं, या एक ग्रह दूसरे के साथ बैठा हो और दूसरा ग्रह उसके नवांश में, राशि में या नक्षत्र में हो, या एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता हो, कोई तीसरा ग्रह किसी ग्रह को देखता हो और दूसरा ग्रह उसकी राशि, नवांश या नक्षत्र में विराजमान हो। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि कहीं संबंध बनता है तो वह भी प्रभावी होता है। तो इस तरह से हमें संबंध का विचार अवश्य कर लेना चाहिए किसी भी जन्म पत्रिका पर विचार करने से पहले। इसके बाद घटनाओं का निर्धारण करते हैं, तो उसको आगे की कक्षा में बताऊंगा कि जो घटनाएं होती हैं उनको तात्कालिक समय के चंद्रमा से, उसके नक्षत्र से, नवांश से, राशि से, उपनक्षत्र से कैसे विचार करेंगे, जिसमें पंचोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का विचार किया जा सकता है। प्राण दशा को इसमें हम बहुत शामिल नहीं कर रहे हैं। तो आगे एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ इन्हीं नियमों को लागू करके देखते हैं कि क्या उसका जन्म पत्रिका जो जन्म समय है उसमें शुद्धि की आवश्यकता है अथवा वह जन्म समय उचित है, उस पर फलादेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो आपके सामने जन्म पत्रिका है, इसका जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा, उसका आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोधन करते हैं जन्म लग्न के राशि स्वामी का और चंद्रमा के राशि स्वामी का संबंध हमें देखना है। तो इनकी जन्म लग्न मेष है जिसका स्वामी मंगल है, जो एकादश भाव में विराजमान है, और चंद्र राशि का स्वामी गुरु है जो पंचम भाव में विराजमान है, और दोनों में समसप्तक संबंध यहाँ पर बन रहा है। दोनों एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा संबंध देखते हैं जन्म नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र में। तो जन्म लग्न का नक्षत्र है भरणी, इसका स्वामी शुक्र है, और चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी है शनि, क्योंकि वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं और तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, जिनका त्रिकोण संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है, और त्रिकोण संबंध भी एक युति के समान ही माना गया है, क्योंकि वह एक ही तत्व की राशियां होती हैं। तीसरे स्तर पर आते हैं, नवांश का विचार करते हैं। तो लग्न का नवांश तुला का है जिसका स्वामी शुक्र है, और चंद्रमा का नवांश वृश्चिक का है जिसका स्वामी मंगल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लग्न के नवांश का स्वामी शुक्र चंद्रमा के साथ चंद्रमा के ही नवांश में स्थित है, दोनों में एक साथ युति योग बन रहा है। अब अगली स्थिति पर जाते हैं उपनक्षत्र स्वामी पर। तो उपनक्षत्र को देखते हैं। तो उपनक्षत्र राहु का होता है चंद्रमा के लिए, और शनि का उपनक्षत्र होता है लगन के लिए। तो शनि यहाँ पर मिथुन राशि में राहु के नक्षत्र में विराजमान है। तो यहाँ पर जो उपनक्षत्र स्वामी हैं उनका भी एक साथ संबंध बनता है, क्योंकि एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में विराजमान है, और राहु यहाँ पर लगन में बैठे हैं और शनि तृतीय भाव में है। और राहु का जो स्वामी होता है मंगल है, क्योंकि राहु अपनी राशि स्वामी के आधार पर अपना फल प्रदान करते हैं, राहु और केतु। तो मंगल और शनि में भी यहाँ त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो इस तरह से लग्न की राशि का चंद्रमा की राशि का संबंध यहाँ परस्पर बनता हुआ, लग्न के नक्षत्र का और चंद्रमा के नक्षत्र का संबंध बनता हुआ, लग्न के नवांश और चंद्रमा के नवांश का संबंध परस्पर बनता हुआ, और दोनों के उपनक्षत्र स्वामियों का भी संबंध आपस में बन रहा है। तो कह सकते हैं कि इस जन्म पत्रिका में किसी विशेष शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमें घटनाओं का विचार और करना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन की कुछ घटनाएं तात्कालिक चंद्रमा के नक्षत्र, उपनक्षत्र, नवांश राशि और उसकी तात्कालिक गोचरीय राशि से संबंध नहीं बनता है,
दशापति का, अंतरदशापति का, प्रत्यंतर दशापति का और सूक्ष्म दशा के स्वामी का, तब तक उसको पूरी तरह सत्य नहीं कहा जा सकता कि वह जन्म समय ही उसका होगा। लेकिन जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले यदि हम केवल सामान्य विचार को भी विचार कर लेते हैं तो हमें उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। किसी व्यक्ति की यदि जिज्ञासा होती है कि उसे अपनी जन्म पत्रिका का शोधन कराना है, जन्म समय का शोधन कराना है, तो तब उसकी घटनाओं का विचार भी इसी तरह देखना चाहिए, जिसको आगे किसी कक्षा में आपके सामने बताया जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।